हेलो, गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम हियर। तन्वी, मोना, दीपक, मोक्ष, गणेश, मुस्कान, दीपक, रजनी, आईसीएआई का होने वाला राजा। आईसीएआई का होने वाला राजा। दीपक, तन्वी, मुस्कान, मोना, काबू। काव्या करी हेलो चाचू। हेलो काबू। अरे दीपक, प्रियंका सोनी, तन्वी ठक्कर। ऑलराइट, सो आई एम हियर सर। रायपुर आ जाओ लाइव मैराथन के लिए। अच्छा जी, मोक्ष जैन, चलिए सर। तो यार देखो, बहुत ही अमेजिंग सेशन आज का होने वाला है। गुड इवनिंग राजन वर्मा, क्रिश, काबू, तबियत ठीक है आपकी? हाँ जी, मेरी तबियत ठीक है एकदम। थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं आपको बता रहा हूं आज का बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है। इनकम फ्रॉम सैलरीज के पीवाईक्यूज का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, मतलब पीवाईक्यूज की और आरटीपीज, एमटीपीज, पीवाईक्यूज इन सब की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाले हैं। कुछ बहुत ही तगड़े क्वेश्चंस दिए हैं अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने। सो वन ऑफ माय स्टूडेंट्स रिसेंटली टेक्सटेड मी कि सर ये जनवरी 26 की आरटीपी का सैलरीज का क्वेश्चन क्या है ये? मैंने कहा क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम आई? तो कहती है सर आप एक बार क्वेश्चन देखो पहले। मैंने कहा ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने उससे कहा कि चल ठीक है, मैं देख लूंगा, तू चिंता मत कर। जो हमारा ये यूट्यूब पे प्रैक्टिस बैच चल रहा है, इसमें जो इनकम फ्रॉम सैलरीज का हम लोग जब प्रैक्टिस बैच करेंगे, तो प्रैक्टिस वाला सेशन लेंगे, तो मैं सबसे पहले जनवरी 26 की आरटीपी का ही क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आज जनवरी 26 की आरटीपी का ही कराऊंगा। ठीक है, अरे हाँ, गुड इवनिंग बोल गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मोक्ष। ठीक है, एक्साइटेड? तन्वी यस, वृद्धि, मुस्कान, महक, मोक्ष, चलिए बहुत बढ़िया। तो लेट्स गेट स्टार्टेड यार, लेट्स गेट स्टार्टेड। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं आप लोगों को बता देता हूं, हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस बैच कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर पीवाईक्यूज, आरटीपीज, एमटीपीज के क्वेश्चंस की हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर जनवरी 26। ये हमारा शेड्यूल है। वी स्टार्टेड दिस ऑन 25th ऑफ नवंबर। हमने कैपिटल गेन्स कर लिया है, पीजीबीपी कर लिया है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कर लिया है, और आज 2 दिसंबर को हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरीज लेकर आ गए। ये हम लोगों का शेड्यूल है। इस शेड्यूल के हिसाब से हम लोग आगे के चैप्टर्स कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग इसको देख सकते हो। एंड नोट्स वगैरह के लिए मैं आपको एक बार बता देता हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप लोग आओगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए मैंने एक फ्री कोर्स बना रखा है। जब आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आओगे, तो यहां पर आप लोगों को यूजफुल लिंक्स के अंदर दिखाई देगा नोट्स एंड अदर फ्री मटेरियल। जब आप लोग इस पर क्लिक करोगे, तो इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने ये वाला एक टैक्सेशन का टैक्सेशन सीए इंटरमीडिएट जनवरी 26 का एक फ्री कोर्स आप लोगों के सामने आ जाएगा। इस कोर्स में आपको हर चैप्टर से रिलेटेड समरी नोट्स, समरी वीडियोस, एमसीक्यूज, क्वेश्चन डिस्कशन वीडियो, आरटीपी, एमटीपी, ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, तो हर चैप्टर से रिलेटेड यहां पर आपको चीजें मिल जाएंगी, इनकम टैक्स का भी, जीएसटी का भी। एंड देन ऑफ कोर्स यू विल हैव एमसीक्यूज, देन यू हैव केस बेस्ड एमसीक्यूज, यू हैव आरटीपीज, यू हैव सजेस्टेड आंसर्स ऑफ द पास्ट अटेम्प्ट पेपर्स। बहुत सारी चीजें आप लोग को यहां पर मिल जाएंगी। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस कोर्स में अपने आप को रजिस्टर करा लिया है, तो आप लोग भी फटाफट से इसमें अपने आप को रजिस्टर कराओ। सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड जगह, सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक जगह पर आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है। तो मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह सारी चीजें, एमसीक्यूज हो गए, मॉक टेस्ट पेपर्स हो गए, व्हाटएवर यू कैन थिंक, जो भी आप लोगों को लगता है कि सर ये वाली चीज होनी चाहिए प्रिपेयर करने के लिए, वो सब कुछ यहाँ पर है। जो भी चीज मुझे पता है एज अ टीचर की ये सारी चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर है। तो एक बार आप लोग फटाफट से इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड प्लीज शेयर दिस कोर्स विद एज मेनी पीपल एज यू कैन, जिससे ज्यादा लोग ये फ्री रिसोर्सेज का फायदा उठा पाए। ठीक है, एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग इसमें मतलब एनरोल कराने के लिए कुछ पैसे वैसे नहीं लगते। ठीक है, चलो सर, सारी बातें हो गई, सब कुछ हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का मुद्दा, और हमारा जो आज का मुद्दा है वो है इनकम फ्रॉम सैलरीज के सिलेक्टेड आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज का डिस्कशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहां पर आरटीपी जनवरी 26 के बारे में बात कर रहे हैं। जितने क्वेश्चंस मैं यहां पर आप लोगों के पास लेकर आया हूं, उतने क्वेश्चंस भी अगर आप लोगों ने कर लिए तो काफी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। काफी वैरायटी है क्वेश्चंस की, और बहुत बहुत मजेदार क्वेश्चंस है। ठीक है, वीडियो को आप लोग फटाफट से लाइक कर देना, चैट बॉक्स में चैट करके आप लोग बोल देना बूम, और वीडियो को लेकिन लाइक जरूर कर देना। और आओ, जनवरी 26 का आरटीपी का क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो जिस स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था, आप भी देखो जनवरी 26 का आरटीपी का क्वेश्चन, और आई एम श्योर आप सब लोगों ने भी अगर आरटीपी देखी होगी, जनवरी 26 का ये आरटीपी वाला क्वेश्चन देखा होगा, तो आप लोग भी थोड़ा सा तो हिल गए होंगे।
ठीक है, तो अब इसको, और क्या होता है ना कि जो इंस्टीट्यूट अपने सॉल्यूशंस भी देता है वो सॉल्यूशंस भी थोड़े से कम समझ में आते हैं। तो व्हाट आई डू इज आई सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन माय ओन स्टाइल। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो, आप लोगों को लिखने में आसानी हो, थोड़ा सा और ज्यादा लॉजिकल और थोड़ा सा और ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में मैं एक्सप्लेनेशंस देने की आप लोगों को कोशिश करता हूं। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं हम लोग आरटीपी जनवरी 2026 का सवाल। ठीक है, नोट्स वगैरह सब कुछ अपलोड हो चुके हैं, आप लोग डाउनलोड उनको कर सकते हो, लेकिन फ्री कोर्स में आपको पहले अपने आप को एनरोल करना होगा। ठीक है, तो पहले यूल हैव टू एनरोल योरसेल्फ इन द फ्री कोर्स एंड देन यूल बी एबल टू डाउनलोड एवरीथिंग। ठीक है, अब देखो मिस आशिमा ठीक है, मिस आशिमा एजेड 45 years has been the HR manager for the past 15 years in Shipra Limited। आशिमा जो है वो शिप्रा लिमिटेड में HR मैनेजर रह रही हैं पिछले 15 सालों से। शी गिव्स यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। इनकी बेसिक सैलरी है 70,000 रुपीज पर मंथ, डियरनेस अलाउंस है 24,000 रुपीज पर मंथ, आउट ऑफ विच 30% फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। बोनस है 21,000 रुपीज पर मंथ। मिस आशिमा कॉन्ट्रीब्यूट्स 18% ऑफ हर बेसिक सैलरी एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। ठीक है, 18% बेसिक सैलरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ करती है। सेक्शन 80C में 15% का रिडक्शन मिल जाएगा, सॉरी 1,50,000 रुपए तक का रिडक्शन मिल जाएगा ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ में। सैलरीज के हेड में जब हम लोग इनकम कंप्यूट करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ना हमें कुछ ऐड करना है ना हमें कुछ लेस करना है। हर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट्स द सेम अमाउंट टू हर आरपीएफ अकाउंट। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयर है वो भी 18% ऑफ द बेसिक सैलरी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ जो होता है वो एक्सेस ऑफ 12% वाला जो होता है वो एग्जेम्प्ट हो, वो टैक्सेबल हो जाता है। तो एक्सेस ऑफ 12% ऑफ व्हाट, 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। तो यहां पर हमारे पास कमीशन ऑन टर्नओवर तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास बेसिक सैलरी दी हुई है, और बेसिक सैलरी के बाद हमारे पास यहाँ पर डीए इन टर्म्स भी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, डीए इन टर्म्स भी हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो देखो, द कंपनी पेज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 20,000 रुपीज टू इफेक्ट इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ मिस आशिमा। ठीक है, कंपनी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करती है 20,000 रुपए का, जिससे मिस आशिमा का बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस पे करती है। तो जो कंपनी की तरफ से आपको 20,000 रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम मिलता है, मतलब कंपनी आपके बिहाफ पर पे करती है, वो तो टैक्स फ्री परक्विजिट होती है। ठीक है, दैट इज कंप्लीटली अ टैक्स फ्री परक्विजिट। अब देखो यहां पर क्या मजेदार चीज डाली इन्होंने। शी रिसीव्ड एरियर्स ऑफ सैलरी ऑफ 3,35,000 रुपीज। एरियर्स मिले। जैसे ही हम लोगों को पता चलता है कि एरियर्स मिले तो सेक्शन 89 के रिलीफ की बू आती है। ठीक है, और अभी तक आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में रिलीफ अंडर सेक्शन 89 से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन था, और एग्जाम में भी आज तक कभी कोई क्वेश्चन रिलीफ अंडर सेक्शन 89 से नहीं आया हुआ है। लेकिन जनवरी 2026 की आरटीपी में अगर ये वाला क्वेश्चन आया है तो आई थिंक इट्स अ हिंट कि एग्जाम में भी ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। द डिटेल्स ऑफ एरियर्स ऑफ सैलरीज आर एज फॉलोज। प्रीवियस ईयर 21-22 में टोटल इनकम 9,50,000 की थी। एरियर्स जो अभी मिले वो हुए 1,20,000 के। 22-23 में 10,90,000 रुपए की टोटल इनकम थी। 1,10,000 के एरियर्स अभी रिसीव हुए। 23-24 में 12,10,000 रुपए की इनकम थी, अभी 1,05,000 रुपए के एरियर्स रिसीव हुए। कंप्यूट द रिलीफ अवेलेबल अंडर सेक्शन 89 एंड द टैक्स पेबल फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है, आपको रिलीफ भी निकालनी है और आपको असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए टैक्स पेबल भी निकालना है। Assume that Miss Ashima exercises the option of shifting out of the default tax regime provided under section 115 BSE 1A for assessment year 25-26। मतलब जो हमारा करंट प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर 24-25 या असेसमेंट ईयर 25-26, इसमें ये ओल्ड स्कीम में है, इसमें ये ओल्ड स्कीम में है। ध्यान से देखना आप। फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 यानी प्रीवियस ईयर 21-22 एंड फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 यानी प्रीवियस ईयर 23-24, Miss Ashima had paid tax as per section 115 BSE। असेसमेंट ईयर 22-23 मतलब यहां पर और यहां पर, असेसमेंट ईयर 22-23 और असेसमेंट ईयर 24-25, यहां इन्होंने टैक्स न्यू स्कीम में पे किया है, यहां इन्होंने ओल्ड स्कीम में पे किया है, मतलब ऑब्वियस सी बात है। फिर यहां पर इन्होंने टैक्स ओल्ड स्कीम में पे किया है, और जो असेसमेंट ईयर 25-26 है उसमें तो ओल्ड स्कीम में ये है, असेसमेंट ईयर 25-26 में ओल्ड स्कीम में है। तो ध्यान से देखना, यहां पर इन्होंने न्यू स्कीम में टैक्स पे किया है, यहां इन्होंने ओल्ड स्कीम में टैक्स पे किया, यहां इन्होंने न्यू स्कीम में टैक्स पे किया, और यहां पर ये ओल्ड स्कीम में टैक्स पे कर रही है। ठीक है, तो जो हमारा करंट प्रीवियस ईयर है उसमें ओल्ड स्कीम में टैक्स पे कर रही है। डन। However, for assessment year 23-24, she has paid tax under the normal provisions of the act। ये वाली लाइन अगर नहीं भी लिखी रहती तो भी that would have been the only logical explanation, क्योंकि इस वाली लाइन से साफ पता चल रहा था कि सिर्फ इन दोनों सालों में इसने न्यू स्कीम में टैक्स पे किया है,
तो ऑब्वियस सी बात है इस साल में इसने ओल्ड स्कीम में टैक्स पे किया होगा। ठीक है, ऑलराइट। रेट्स ऑफ टैक्स अब आप देखो, द रेट्स ऑफ टैक्स अंडर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 एंड असेसमेंट ईयर 24-25 आर द सेम एज फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है, मतलब ओल्ड स्कीम के जो रेट्स हैं, ओल्ड स्कीम के रेट्स, अब देखो हम लोगों को अगर रिलीफ कैलकुलेट करनी है तो हमें इसके न्यू स्कीम के रेट्स चाहिए, इसके ओल्ड स्कीम के रेट्स चाहिए और इसके हम लोगों को न्यू स्कीम के रेट्स चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो ओल्ड स्कीम के रेट्स हैं, ओल्ड स्कीम के रेट्स इन तीनों सालों के वही हैं जो इस साल के ओल्ड स्कीम के रेट्स हैं। तो द रेट्स ऑफ टैक्स अंडर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, 23-24 एंड 24-25 आर द सेम एज फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। तो ओल्ड स्कीम वाले जो रेट्स हैं जो इस साल के हैं वही पिछले तीनों सालों के भी थे, 22-23, 23-24, 24-25 के भी वही थे। द रेट्स ऑफ टैक्स एज पर सेक्शन 115 BAC फॉर डिफरेंट ईयर्स आर एज फॉलोज। ठीक है, लेकिन जो न्यू स्कीम के रेट्स थे, जो न्यू स्कीम के रेट्स थे वो बदलते रहे हैं। ठीक है, वो बदलते रहे और ये वाकई असली वाले रेट्स दिए, ये इन्होंने अपनी मर्जी से बना के नहीं दिए, दीज आर द एक्चुअल रेट्स व्हिच गॉट चेंज्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते करते मुझे थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया आ रहा था क्योंकि मैंने तो ये सारे असेसमेंट ईयर्स को पढ़ाया ही है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये जब क्वेश्चन में टाइप भी कर रहा था ना तो मुझे नॉस्टैल्जिया सा आ रहा था। एनीवे, असेसमेंट ईयर 22-23 में न्यू स्कीम के ये रेट्स हैं, असेसमेंट ईयर 23-24 में न्यू स्कीम के ये रेट्स हैं, पर क्या हमें असेसमेंट ईयर 23-24 के न्यू स्कीम के रेट्स चाहिए? असेसमेंट ईयर 23-24 मतलब प्रीवियस ईयर 22-23, क्या हमें असेसमेंट ईयर 23-24 में न्यू स्कीम के रेट्स चाहिए? नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर 22-23 में तो ओल्ड स्कीम में वो रिटर्न फाइल हुआ है। ठीक है, तो हमें ये वाली चीज से तो कोई मतलब ही नहीं है। ओके, और असेसमेंट ईयर 24-25 के भी न्यू स्कीम के आपको रेट्स यहां पर दिए हुए हैं। ठीक है, बस इतना सा है, आपको रिलीफ निकालनी है, आपको रिलीफ निकालनी है और आपको टैक्स पेबल निकालना है। ठीक है, आराम आराम से चलेंगे, बहुत ही ज्यादा आराम आराम से चलेंगे और आओ इसको इस क्वेश्चन को हम लोग यहां पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? सबसे पहले आपको सैलरी लिख लेनी होती है, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो पेंशन हो या कुछ भी हो। सबसे पहले आप सैलरी लिखोगे और उसके बाद फिर आप जिस सीक्वेंस में आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है आप उस सीक्वेंस में लिखोगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक सैलरी दी हुई है, हम लोग सैलरी लिखेंगे। उसके बाद क्योंकि एरियाज ऑफ सैलरी भी है तो सैलरी और पेंशन जो भी चीज होती है वो हमेशा मैं एक साथ लिखता हूं और मैं हमेशा क्लास में यही बताता हूं कि सैलरी या पेंशन वगैरह जो भी चीजें होती है ना उसको आप हमेशा एक साथ लिखा करो। ठीक है, तो अब चाहे वो पुरानी वाली सैलरी हो, चाहे वो नई वाली सैलरी हो, चाहे कोई भी सैलरी हो, पेंशन हो, एरियाज ऑफ सैलरी हो, व्हाटएवर, जब भी सैलरी आए तो सैलरी आप हमेशा सबसे पहले लिख के निपटाओ और उसके बाद जिस सीक्वेंस में आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है उस सीक्वेंस में आप लिखो। बेसिक सैलरी 70,000 रुपीज पर मंथ, यहां पर हमने लिखा 70,000 रुपीज इंटू 12, कैलकुलेटर देवता प्रकट हो महाराज, 70,000 इंटू 12 कितना हुआ? 8,40,000। ठीक है, ये आ गया हमारा 8,40,000। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का 8,40,000। बेसिक सैलरी कितनी है? बेसिक सैलरी आ गई 8,40,000। ठीक है, बेसिक सैलरी आ गई हमारी 8,40,000 रुपीज। अच्छा, इसके बाद बेसिक सैलरी 8,40,000 रुपीज तो आ गई, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग लिखेंगे एरियाज ऑफ सैलरी। ठीक है, एरियाज ऑफ सैलरी में क्या हो गया? एरियाज ऑफ सैलरी आ गया आपके पास 3,35,000 रुपीज, तो यहां पर आप लिखो 3,35,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद यहां पर डियरनेस अलाउंस लिखेंगे 24,000 रुपीज पर मंथ, तो डियरनेस अलाउंस आ गया 24,000 इंटू 12, डियरनेस अलाउंस आया 24,000 इंटू 12, ये कितना हो गया? 2,88,000। ठीक है, उसके बाद यहां पर आया बोनस 21,000 रुपीज पर मंथ, तो 21,000 इंटू 12 ये आ गया 2,52,000। ठीक है, ये कितना आया? 2,52,000। बोनस आ गया 2,52,000। उसके बाद क्या हुआ? मिस आशिमा कॉन्ट्रीब्यूट्स 18% ऑफ हर बेसिक सैलरी एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, तो खुद के कॉन्ट्रीब्यूशन से तो कोई मतलब नहीं है। हर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट्स द सेम अमाउंट टू हर आरपीएफ अकाउंट। ठीक है, तो एम्प्लॉयर ने जितना कंट्रीब्यूट किया वो पहले ऐड करेंगे और फिर 12% उसमें से माइनस कर लेंगे। तो एम्प्लॉयर ने कितना ऐड किया? 18% ऑफ द बेसिक सैलरी। ठीक है, 18% ऑफ द बेसिक सैलरी, दिस इज द बेसिक सैलरी 8,40,000, तो 8,40,000 रुपीज का 18% एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, 8,40,000 का
18% एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 151,200, 151,200 और फिर 12% ऑफ द सैलरी हम माइनस कर देंगे। 12% ऑफ द सैलरी, सैलरी में क्या चीजें आएंगी? सैलरी में आएगा बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स, बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स। तो बेसिक सैलरी तो पूरी की पूरी आ जाएगी 840, लेकिन ये जो डीए है इसका सिर्फ 30% ही आएगा क्योंकि 30% ही इन टर्म्स है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं यहां पर बेसिक, पहले तो डीए इन टर्म्स देख लेते हैं। 2,88,000 का 30% ये आ गया डीए इन टर्म्स, फिर ये आ गया बेसिक तो प्लस 8,40,000 रुपीज, तो ये आ गया बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स। इसका 12% कितना आता है? ये आता है 111,168, ये एग्जेम्पशन हो जाएगा। ठीक है, 111,168, 111,168 ये आपका एग्जेम्प्ट हो गया। तो 151,200 माइनस दिस, ये कितना आया? 40,032, 40,032। ठीक है, ये आ गया आपका 40,032। डन। द कंपनी पेज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 20,000 रुपीज। तो नेक्स्ट यहां पर लिख दिया मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 20,000 रुपीज पेड बाय द एम्प्लॉयर टू इफेक्ट इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ एन एम्प्लॉई इज एन एग्जेम्प्ट परक्विजिट, ये भी यहां पर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद कुछ है क्या? उसके बाद कुछ भी नहीं है, हमने सारी चीजें लिख ली। तो अब हम लोग ग्रॉस सैलरी निकालते हैं। 8,40,000 रुपीज प्लस 3,35,000 रुपीज प्लस 2,88,000 रुपीज प्लस 2,52,000 रुपीज प्लस 40,032, 17,55,032, 17,55,032। ठीक है, 17,55,032 ये हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है? स्टैंडर्ड डिडक्शन देखो आप, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या आएगा? एक्चुअल सैलरी या 50,000 रुपीज विच एवर इज लोअर, क्योंकि ओल्ड स्कीम है, ओल्ड स्कीम है इसलिए 50,000, न्यू स्कीम होता तो 75,000 रुपीज होता। यहां पर क्वेश्चन में बोला है असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है, मतलब ओल्ड स्कीम है। तो यहां पर 50,000 रुपीज माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 50,000 रुपीज जब माइनस हो जाएगा तो हमारी टैक्सेबल सैलरी या फिर ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ गई? 17,05,032। ठीक है, अब हम लोग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से कर लेते हैं। ठीक है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से अब हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें जो इसने कितना कंट्रीब्यूट किया? आशिमा ने 18% ऑफ द बेसिक सैलरी कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो जितना भी कंट्रीब्यूट करेगी उसका सेक्शन 80C में रिडक्शन मिल जाएगा। तो कितना कंट्रीब्यूट किया? 18% ऑफ द बेसिक सैलरी कितना आता है? 18% ऑफ द बेसिक सैलरी आता है 151,200। ठीक है, क्योंकि इतना ही एम्प्लॉय ने भी कंट्रीब्यूट किया, इतना ही एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूट किया, तो 151,200 रुपीज। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि 151,200 रुपीज इसने कंट्रीब्यूट किया, बट इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 1,50,000 रुपीज, क्योंकि 80C की लिमिट ही 1,50,000 रुपीज की है। ठीक है, तो अब इसमें से आपकी जो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी वो आएगी 17,05,032 माइनस 1,50,000 रुपीज, तो दिस कम्स टू 15,55,032। इसको जब हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा 15,55,030। ठीक है, ये आ जाएगा 15,55,030 रुपीज। डन। अब ये वाली जो इनकम आई है, दिस इज इंक्लूडिंग द एरियर्स, राइट? ये जो इनकम आई है दिस इज इंक्लूडिंग द एरियर्स ऑफ द सैलरी। अब रिलीफ निकालने के लिए व्हाट वी डू इज, हम लोग जिस साल में हम लोगों को एरियर्स मिलता है उस साल के टैक्स लायबिलिटी दो तरीके से निकालते हैं। पहले तो हम लोग निकालते हैं इंक्लूडिंग द एरियर्स और दूसरा हम लोग निकालते हैं एक्सक्लूडिंग द एरियर्स। ठीक है, तो हम पहले टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे इंक्लूडिंग द एरियर्स ऑफ द सैलरी, मतलब हम पहले टैक्स लायबिलिटी 15,55,030 पर निकालेंगे, फिर हम लोग टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे 15,55,030 माइनस 335, उस पर हम टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। उन दोनों के डिफरेंस से हमें पता चलेगा कि एरियर्स के ऊपर कितना टैक्स आ रहा है। ठीक है, तो आओ देखो हम लोग यहां पर करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल बाय मिस आशिमा फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 अंडर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, एक बार इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ द सैलरी और एक बार एक्सक्लूडिंग एरियर्स ऑफ द सैलरी। ठीक है, तो 15,55,030 की हमारी इनकम है, यहां पर भी 15,55,030 की हमारी इनकम है। अब इसमें से एरियर्स को माइनस करूंगा मैं, यहां पर एरियर्स कितने हैं? एरियर्स है 3,35,000 रुपीज के, एरियर्स हैं 3,35,000 रुपीज के, एरियर्स को यहां से मैं माइनस करूंगा, ये आया 15,55,030 और यहां पर कितना आएगा एक्सक्लूडिंग एरियर्स में? 15,55,030 माइनस दिस माइनस 3,35,000, ये कितना आ गया? 12,20,030।
ठीक है, ये आ गया 12,20,030। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर ओल्ड स्कीम चल रही है तो यहां पर अब हम लोग स्लैब रेट्स के हिसाब से टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे। तो 15,55,030 पर आप इस पे निकालोगे तो पहले 2,50,000 रुपए तक तो निल। ठीक है, पहले 2,50,000 रुपए तक निल, फिर 12,500 यहां पर भी आएगा और यहां पर भी आएगा 12,500। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख 20%, तो 1 लाख रुपए, और यहां पर भी 1 लाख रुपए। ठीक है, और फिर 10 लाख के ऊपर 30%, तो यहां पर 5,55,030 रुपए पर 30%, 10 लाख के ऊपर 30%। तो देखो 15,55,030 माइनस 10 लाख रुपीस, इसका 30% कितना है? 166,509। और यहां आप देखो 12,20,030 माइनस 10 लाख रुपए, ये आया 220,030। ठीक है, ये कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 220,030, इसका 30%, ये आया 66,009। डन। तो 166,509 प्लस 1,12,500, दिस कम्स टू 279,009 एंड 66,009 प्लस 1,12,500, दिस इज 178,509। डन। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाएंगे, 279,009 का 0.04, ये आ गया 11,160.36, तो इसको मैं 11,160 ही लिख देता हूं। 178,509, इसका 0.04, ये आया 7,140.36, तो इसको मैं 7,140 लिख देता हूं। ठीक है, तो यार 279,009 प्लस 11,160, दिस कम्स टू 290,169, 290,169, और ये 178,509 माइनस, सॉरी माइनस नहीं, प्लस 7,140, दिस कम्स टू 185,649, 185,649। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब हम इंक्लूडिंग एरियर्स, मतलब 15,55,030, इस साल की जो भी इनकम आ रही है वो 15,55,030 आ रही है, जिसमें हम लोग एरियर्स को इंक्लूड कर रहे हैं, तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है? 290,169। और अगर मान लो हम इसमें से एरियर्स को हटा देते हैं तो हमारी टैक्स लायबिलिटी आती है 185,649। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, दैट इज बिकमिंग द टैक्स ऑन द एरियर्स। ठीक है, इन दोनों टैक्स लायबिलिटीज के बीच में जो डिफरेंस है, वही तो एरियर्स के ऊपर का टैक्स माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। तो अभी ये क्या हो जाएगा? अभी दिस विल बी 290,169, 290,169 माइनस 185,649, ये आ जाएगा 104,520, 104,520। दिस इज द टैक्स ऑन एरियर्स। ये एरियर्स की वजह से हम लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, ये एरियर्स की वजह से हम लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन ये एरियर्स अगर मुझे इन रिस्पेक्टिव ईयर्स में मिल जाते, अगर ये एरियर्स मुझे रिस्पेक्टिव ईयर्स में मिल जाते, तो शायद मुझे इतना ज्यादा नहीं देना पड़ता। तो आओ देखते हैं कि प्रीवियस ईयर 21-22 में इस वाली इनकम पर कितना टैक्स आ रहा था इसके स्लैब्स के हिसाब से, और अगर मान लो ये एरियर्स भी मिल जाते, मतलब 950 प्लस 120 की इनकम आ जाती, अगर 1070 की इनकम आ जाती, 9,50,000 रुपीज तो इज विदाउट एरियर्स। ठीक है, तो हम 9,50,000 रुपीज पर टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, और हम 950 प्लस 120 यानी 1070 पर टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, और फिर इन दोनों का डिफरेंस लेकर हमें पता चल जाएगा कि भाई 120 पर उस समय कितना टैक्स लगता, 120 पर उस समय कितना टैक्स लगता। सेम चीज हम 22-23 के साथ भी करेंगे, सेम चीज हम 23-24 के साथ भी करेंगे। ठीक है, अभी आरटीपी में जो सॉल्यूशन दिया है उसको आप लोग बिल्कुल मत देखना, जिस तरह से मैं करवा रहा हूं उस तरह से आप लोग देखते हुए चलना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने इस तरह से बनाया आपके लिए कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल ऑन एरियर्स ऑफ सैलरी इफ चार्ज टू टैक्स इन द रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर्स। सबसे पहले हम असेसमेंट ईयर 22-23 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, 22-23 के बारे में हम लोग बात करेंगे। टैक्सेबल सैलरी हमारी कितनी थी? 950। टैक्सेबल सैलरी हमारी थी 9,50,000, 9,50,000। ठीक है, एरियर्स कितने मिले? 1,20,000। तो 1,20,000 मैंने यहां पर ऐड कर दिए, यहां मैं ऐड नहीं कर रहा हूं, ये आ गया 10,70,000 और ये है 9,50,000। ठीक है, तो ये हमारी टैक्स लायबिलिटीज आ गई
इंक्लूडिंग एरियर्स और एक्सक्लूडिंग एरियर्स, मतलब सॉरी ये इनकम्स आ गई। अब इस पर हम लोग टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर 21-22 में यानी असेसमेंट ईयर 22-23 में ये ओल्ड स्कीम में था, ये न्यू स्कीम में था, तो ये असेसमेंट ईयर 22-23 में न्यू स्कीम में था। असेसमेंट ईयर 22-23 में ये न्यू स्कीम में था। मतलब असेसमेंट ईयर 22-23 में जब हम लोग टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे तो हम इन स्लैब्स के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। असेसमेंट ईयर 22-23 की जब हम लोग टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे तो हम लोग इन स्लैब्स के हिसाब से निकालेंगे। 2.5 लाख तक तो निल, तो यहां पर मैंने यही लिखा हुआ है, देखो 2.5 लाख तक निल, फर्स्ट 2,50,000 निल, उसके बाद 2,50,000 टू 5 लाख रुपीज 5%, तो 2,50,000 टू 5 लाख रुपीज 5% ऑफ 250, ये आ जाएगा 12,500, ये भी आ जाएगा 12,500। उसके बाद 5 लाख टू 750 10%, तो 10% ऑफ 2,50,000, 5 लाख से 7,50,000, 10% ऑफ 2,50,000 कितना आ गया? 25,000, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 25,000। उसके बाद देखो 750 से 10 15%, तो क्या ये 10 से ऊपर है? हाँ, तो 750 से 10 750 से 10 15%, 750 से 10 15%, ठीक है। तो 750 से 10 यानी 2,50,000 रुपीज का 15% कितना आ रहा है? 37,500 रुपीज, यहां पर आया 37,500 रुपीज, ठीक है। और 750 से 950, क्योंकि 10 तक तो जा ही नहीं रहे ना ये वाली इनकम, तो 950 माइनस 750, 950 माइनस 750, इसका 15% कितना आया? 30,000 रुपीज, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 30,000। उसके बाद 10 लाख के ऊपर, 10 लाख से 1250 तक 20%, तो यहां हमारे पास 10 लाख से 1070 तक है, तो 10 लाख के ऊपर 20%, तो 70,000 रुपए पर 20%, 70,000 रुपए पर 20%, यह आएगा 14,000 रुपीज। दिस इज 14,000 रुपीज एंड दिस इज निल, ठीक है। ये तो कुछ भी नहीं है। ये हमारी टैक्स लायबिलिटी आएगी, देखो 12,500 प्लस 25,000 प्लस 37,500 प्लस 14,000, कितना आ रहा है? 89,000, ठीक है। ये आया 89,000, इधर क्या आएगा? 12,500 प्लस 25,000 प्लस 30,000, 67,500। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाएंगे, 89,000 इंटू 4%, 3,560, 67,500 4%, 2,700, 89,000 plus 3,560, this is 92,560, 67,500 plus 2,700, this is 70,200। मतलब एरियर्स अगर होते तो टैक्स आता 92,560, और एरियर्स नहीं होने की वजह से टैक्स कितना आया था? 70,200। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज बेसिकली द टैक्स ऑन द एरियर्स। तो 92,560 माइनस 70,200, 22,360, 22,360 रुपीज, दिस इज द टैक्स ऑन एरियर्स, ठीक है। 22,360, दिस इज द टैक्स ऑन एरियर्स फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23, फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23, ठीक है। अब आओ असेसमेंट ईयर 23-24 के बारे में बात करते हैं। असेसमेंट ईयर 23-24 यानी प्रीवियस ईयर 22-23 में टोटल इनकम थी 1090 और उसके एरियर्स 110 अब हम लोगों को मिले हैं, ठीक है। तो टैक्सेबल सैलरी हमारे पास कितनी थी? टैक्सेबल सैलरी थी 10,90,000, 10,90,000, यहां पर भी 10,90,000। एरियर्स कितना हुआ? 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000। यहां थोड़ी, यहां नहीं आएगा क्योंकि ये तो एक्सक्लूडिंग एरियर्स है। तो टोटल कितना आएगा? टोटल हमारे पास आ जाएगा यहां पर 10,90,000 प्लस 1,10,000, कितना आ जाएगा? ये 12 लाख। 10,90,000 प्लस 1,10,000, ये आ गया 12 लाख। यहां कुछ नहीं, तो यहां 10,90,000, ठीक है। अब हम लोग इसकी टैक्स लायबिलिटीज निकालेंगे, लेकिन असेसमेंट ईयर 23-24 में ये असेसमेंट ईयर 23-24 में
शी पेड टैक्स अंडर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, मतलब ओल्ड स्कीम में, और ओल्ड स्कीम के रेट्स जो अभी हैं वही असेसमेंट ईयर 23-24 के भी हैं। यहां लिखा है देखो कि असेसमेंट ईयर 22-23, 23-24 और 24-25 के जो नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से रेट्स थे वो वही हैं जो असेसमेंट ईयर 25-26 के थे, मतलब 2.5 लाख तक नील, मतलब वो तो हम लोगों को मालूम ही है, ठीक है। तो 2.5 लाख तक नील नील नील, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, तो ये आ जाएगा 12,500, ठीक है। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख 20%, तो ये आ जाएगा 1 लाख रुपए, और उसके बाद 10 लाख के ऊपर 30%, तो 10 लाख के ऊपर यहां 12 लाख, तो ये 2 लाख पर 30%, यानी 60,000, 60,000 रुपीज ये आ गया, और यहां 10,90,000 रुपीज, तो 90,000 पर 30%, 27,000 रुपीज ये आ गया, ठीक है। 27,000 रुपीज ये आ गया, कितना हुआ टोटल? 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 60,000, दिस इज 172,500, 172,500, ये कितना आया? 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 27,000, 139,500। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाएंगे, 172,500 का 4%, 6,900, 139,500 का 4%, 5580, ठीक है। ये कितना आ रहा है? 5580, 172,500 plus 6,900, this comes to 179,400, 139,500 plus 5580, this is 145,080। मतलब अगर एरियर्स इंक्लूड करते हम लोग तो उस समय ये टैक्स लायबिलिटी आती, लेकिन बिना एरियर्स इंक्लूड करे ये टैक्स लायबिलिटी आई, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो टैक्स ऑन एरियर्स है। 179,400 माइनस 145,080, यानी 34,320। 34,320 is the tax liability on this 1,10,000 वाला एरियर्स, ठीक है। ये हमारी टैक्स लायबिलिटी आ रही है किस पर? एरियर्स पर। डन। तो हमारे 2 साल हो गए, अब हम इस पर आते हैं प्रीवियस ईयर 23-24 पर। ये थी हमारी टोटल इनकम सैलरी वाली, और इससे रिलेटेड जो एरियर्स है 1,05,000 रुपए, वो हम लोगों को अभी मिल रहा है। तो हम असेसमेंट ईयर 24-25 पर आते हैं। टैक्सेबल सैलरी हमारी कितनी है? 12,10,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद ये 1 लाख रुपए, 1,05,000 रुपए के हमारे पास एरियर्स है, तो ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी 13,15,000 एंड दिस विल बी 12,10,000। डन। प्रीवियस ईयर 23-24 यानी असेसमेंट ईयर 24-25 में मिस आशिमा ने न्यू स्कीम में टैक्स पे किया है, और न्यू स्कीम के 24-25 के रेट्स कुछ इस प्रकार से थे। 3 लाख रुपए तक नील, ठीक है, तो 3 लाख रुपए तक नील, फिर 3 लाख से 6 लाख तक 5%, तो 5% ऑफ 3 लाख रुपीज, 5% ऑफ 3 लाख रुपीज इज 5 3 15, 15,000, 15,000। उसके बाद 6 लाख से 9 लाख तक 10%, तो मतलब 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 10% ऑफ 3 लाख रुपए दैट इज 30,000। उसके बाद 9 लाख से 12 लाख तक 15%, यहां पर 12 लाख से ऊपर है, ये भी 12 लाख से ऊपर है, तो 9 लाख से 12 लाख तक 15%, तो 15% ऑफ 30,000, 15% ऑफ 3 लाख रुपीज यानी 45,000, 45,000 ये आ गया। एंड फिर उसके बाद 12 लाख से 15 लाख, 12 लाख से ऊपर 20%, तो 15 लाख से तो ऊपर ये भी नहीं है, 15 लाख से ऊपर ये भी नहीं है, तो 20%, तो 13 लाख 15,000, 13,15,000 माइनस 12 लाख रुपए, दिस इज इसका क्या कर रहा हूं मैं, 13,15,000 माइनस 12 लाख रुपीज, इसका कितना परसेंट? इसका 20%, ये आ रहा है 23,000,
ठीक है, और 12,10,000 माइनस 12 लाख रुपीज, ये भी आ रहा है 2,000। तो 15,000 प्लस 30,000 प्लस 45,000 प्लस 23,000, 1,13,000 रुपीज। 15,000 प्लस 30,000 प्लस 45,000 प्लस 2,000, 92,000 रुपीज। 1,13,000 का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4,520, 92,000 का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 3,680। 1,13,000 plus 4,520, this is 117,520, और ये 92,000 प्लस 3,680, 95,680। ठीक है, 95,680 रुपीज, 95,680 रुपीज ये आ गया। मतलब इतना टैक्स बनता अगर एरियर्स मिल गए होते उसी साल, और इतना टैक्स बना बिना एरियर्स के, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज द टैक्स ऑन एरियर्स। 117,520 माइनस 95,680, 21,840, 21,840। ठीक है, रिलीफ का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्या कहता है? रिलीफ का कॉन्सेप्ट कहता है कि तुम उस हिसाब से टैक्स दो जिस हिसाब से तुम टैक्स तब देते अगर उस साल, उन सालों में अगर तुम्हें पैसा मिल चुका होता तो उस साल तुम जो भी टैक्स देते उतना ही टैक्स अभी भी दे दो। ठीक है, तो रिलीफ कैसे कैलकुलेट होती है? रिलीफ होती है कि भाई इस साल, यानी जिस साल हमें एरियर्स मिले उस साल एरियर्स की वजह से हमारा 1,04,520 रुपीज ज्यादा आ रहा है। ठीक है, टैक्स ऑन एरियर्स ऐसे आएगा, इंक्लूडिंग एरियर्स माइनस एक्सक्लूडिंग एरियर्स, मतलब एरियर्स के ऊपर हमारा टैक्स आ रहा है 1,04,520 रुपीज। ठीक है, और पिछले सालों में मतलब असेसमेंट ईयर 22-23 में एरियर्स पर टैक्स आता है इतना, असेसमेंट ईयर 23-24 में एरियर्स पर टैक्स आता है इतना, और असेसमेंट ईयर 24-25 में एरियर्स पर टैक्स आता है इतना। मतलब टोटल एरियर्स पर टैक्स हमारा कितना आता? एरियर्स पर टैक्स हमारा टोटल कितना आता? 22,360 प्लस 34,320 प्लस 21,840, 78,520 रुपीज का एरियर्स पर टैक्स हमारा बनता टोटल में, अगर जिन सालों के एरियर्स से उन्हीं सालों में हम लोगों को इनकम मिल जाती तो। लेकिन हम एरियर्स की वजह से दे कितना रहे हैं? इस साल हम दे रहे हैं 1,04,520। तो लॉ कहता है कि ठीक है, 1,04,520 में से इसको माइनस कर दो और इतने रुपए की 26,000 रुपीज की तुम रिबेट ले लो, रिलीफ ले लो। मतलब 291,69 जो तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी आई, इसमें से 26,000 रुपीज अगर हम माइनस कर देंगे, इसमें से अगर हम लोग 26,000 रुपीज माइनस कर देंगे तो तुम्हारा इफेक्टिवली वही हो जाएगा एज इफ तुमने उस साल के स्लैब के हिसाब से पैसा दिया। ठीक है, तो अब रिबेट कैसे निकाली जाएगी, सॉरी रिलीफ अंडर सेक्शन 89 कैसे निकाली जाएगी? दिस माइनस दिस माइनस दिस एंड माइनस दिस। तभी मैं हर साल के लिए आपको कैलकुलेट करके बता रहा था कि तो उस साल एरियर्स पर टैक्स कितना था, उस साल एरियर्स पर टैक्स कितना था, और इस साल एरियर्स पर टैक्स कितना था। ठीक है, तो ये प्रॉपरली मैं आप लोगों को दिखा रहा था। अब रिलीफ अंडर सेक्शन 89 देखो, तो टैक्स पेबल इन असेसमेंट ईयर 25-26 ऑन एरियर्स, ये कैसे निकाला? ये तो हम लोगों ने यहां पर निकाल लिया है, 1,04,520, 1,04,520। तभी मैं आप लोगों से कह रहा था कि आरटीपी का सॉल्यूशन मत देखना, आरटीपी के सॉल्यूशन में कुछ अजीब सा दिया हुआ है, वो आपको थोड़ा सा कम समझ में आ सकता है। ठीक है, असेसमेंट ईयर 22-23 में एरियर्स पर टैक्स कितना था? 22,360। ठीक है, असेसमेंट ईयर 23-24 में एरियर्स पर टैक्स कितना था? 34,320, और असेसमेंट ईयर 24-25 में एरियर्स पर टैक्स कितना था? 21,840, 21,840। कितना हुआ ये, क्या हुआ? 22,360 प्लस 34,320 प्लस 21,840, दिस इज 78,520।
104,520 माइनस दिस 26,000 रुपीज की मुझे रिलीफ मिलेगी। 26,000 रुपीज की मुझे रिलीफ मिलेगी। तो एरियर्स को मिलाकर मेरा इस साल का टैक्स बन कितना रहा है? 290,169 बन रहा है। मेरा एरियर्स को मिलाकर बन रहा है 290,169 290,169 और मुझे इसमें से 26,000 रुपीज की रिलीफ मिल जाएगी। मुझे 26,000 रुपीज की रिलीफ मिल जाएगी। तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा? मुझे 290,169 माइनस 26,000, मुझे 264,169 का ही टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, मुझे 264,169 का ही टैक्स देना पड़ेगा। 264,169 का ही टैक्स देना पड़ेगा। इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा, 264,170 रुपीज का मुझे टैक्स देना पड़ेगा। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? बोलो यस यस यस। ठीक है जी। सर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ सकता है? काफी लॉन्ग है। हाँ, ये लॉन्ग तो है और मुझे लगता है अगर ये वाला क्वेश्चन स्टैंड अलोन बेसिस पर आया तो कम से कम 8 मार्क्स का तो आना चाहिए। सर मैं रो दूंगा अब 6 मार्क्स के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन। नहीं नहीं, कहां है 6 मार्क्स का? थोड़ी है ये। आरटीपी में देखो मार्क्स तो लिखे नहीं रहते। ठीक है, आरटीपी में मार्क्स तो लिखे नहीं रहते, लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया तो मुझे लगता है 8 नंबर से कम का नहीं आना चाहिए। मजा ही आ गया। तन्वी यस, गुड क्वेश्चन। ठीक, महक राइट। तो एक बार बूम हो जाए चैट बॉक्स में। आई एम श्योर सबको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यस, सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नॉर्मली 6 मार्क्स के आते हैं, लेकिन सितंबर 25 में 4 मार्क्स का आया था मोक्ष। नॉर्मली 6 मार्क्स के लिए आते हैं, पर सितंबर 25 वाला जो सितंबर 25 में जो एग्जाम हुआ था उसमें सैलरी का क्वेश्चन 4 मार्क्स का आया था। ठीक है, तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते उसको, हम बिल्कुल भी जनरलाइज नहीं कर सकते। इजी हो गया अब ये। महक यस, रितिका, क्रिश, तन्वी, जिमिन्स और ये कौन है? लोगन गेमर राइट। तो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, जितने भी लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया। देख के तो डर गया था, पर नाउ दिस इज लुकिंग इजी सा। हाँ, तो दिस इज वेरी इजी। ठीक है, दिस इज नाउ वेरी वेरी इजी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आराम आराम से करना है। अब देखो ये सितंबर 2025 में पीवाईक्यू है, 4 मार्क्स का आया था। ठीक है, वही तो सर क्वेश्चन 6+4 में आता है। हाँ, तो मैं वो, अरे ठीक है मेरे भाई, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना कि 6+4 में ही आए, कोई जरूरी नहीं है ना भाई। हो सकता है 8+2 में आ जाए, ऐसे ही आए तो कुछ भी कर सकता है ना। ठीक है, और अगर मान लो 6 मार्क्स का आता है या 4 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, 5+5 भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर मान लो ये कुछ भी, इसमें कोई भी मार्किंग अगर चेंज होती है तो इसमें क्वेश्चंस में से कुछ कुछ चीजें हटा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में से कुछ कुछ चीजें हटा देंगे। इतना इतना ये सब नहीं सोचो। ठीक है, मैं तो वहीं छोड़ दूंगा। नहीं भाई, ऐसे सोच के जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, चलो जी, हम लोग आ जाते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। जितने भी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप लोग फटाफट से वीडियो को करेंगे लाइक। ठीक है, तो अब सितंबर 2025 के पीवाईक्यू को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। बहुत ही ताजा ताजा सवाल है, अभी जो 2 महीने पहले एग्जाम हुआ था। टुडे 2 दिसंबर। ठीक है, और सितंबर 2025 में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ 3 महीने हो गए, 3 महीने पुराना। सर नहीं भी आ सकता है? हाँ जी, नहीं भी आ सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप रजनी, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, चलो हो गया। आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करो, जितने लोगों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया। एंड नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। देखो सितंबर 2025 वाला ये पीवाईक्यू है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये छोटू सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा है। देखो, प्रभु, a resident individual aged 45 years, is employed with a private limited company as HR manager on a basic salary of 80,000 rupees per month. ठीक है, 80,000 रुपए महीने की इसकी सैलरी है। He has been provided with the following other benefits. Following other benefits इसको मिले हुए: a rent-free unfurnished accommodation owned by the company in Mumbai from 1st May 2024. ठीक है, तो रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन इसको मिली हुई है, मुंबई में मिली हुई है। ठीक है, However, he occupied the accommodation only from 1st December 2024. तो प्रीवियस ईयर 24-25 में इसने अकोमोडेशन कब अक्वायर किया है? इसने अकोमोडेशन में इसने रहना शुरू किया 1 दिसंबर 2024। कितने महीनों के लिए प्रीवियस ईयर 24-25 में ये रहा इस अकोमोडेशन में? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीनों के लिए इस अकोमोडेशन में रहा। However, ये तो हो गया।
द कंपनी हैड बॉट दिस हाउस इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24 एट अ कॉस्ट ऑफ 2 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर अकोमोडेशन है। ठीक है, अब एम्प्लॉयर अगर ओन करता है अकोमोडेशन को तो फिर पॉपुलेशन के हिसाब से सैलरी का कोई एक परसेंटेज परक्विजिट वैल्यू मानी जाती है। ठीक है, और फर्नीचर भी अगर दिया होता तो फिर देखा जाता कि अगर फर्नीचर रेंटेड है या फर्नीचर ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है। यहां पर अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयर। ठीक है, दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयर एंड अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, तो मुंबई में दिया हुआ है ना मकान, हाँ मुंबई में दिया है, तो मुंबई की पॉपुलेशन हम लोग 40 लाख से ऊपर मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। मुंबई की जो पॉपुलेशन है 40 लाख से तो ज्यादा की पॉपुलेशन होगी, तो 10% ऑफ द सैलरी विल बी द परक्विजिट वैल्यू ऑफ दिस रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। ठीक है, 10% ऑफ द सैलरी विल बी द वैल्यू ऑफ दिस अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। ठीक है, अ मोबाइल फोन फॉर हिज पर्सनल यूज ऑन 1 अप्रैल 2024, तो 1 अप्रैल 2024 को मोबाइल फोन दे दिया। मोबाइल फोन वाली जो परक्विजिट होती है वो तो टैक्स फ्री होती है। ठीक है, मोबाइल फोन वाली परक्विजिट टैक्स फ्री होती है। द कॉस्ट ऑफ द फोन वाज 90,000 रुपीज, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, टैक्स फ्री परक्विजिट है। द कंपनी ऑल्सो गिव्स हिम अ टेलीफोन अलाउंस अमाउंटिंग टू 1,000 रुपीज पर मंथ टू कवर हिज मोबाइल बिल। ठीक है, 1,000 रुपीज पर मंथ की टेलीफोन अलाउंस भी मिला इसको पर मंथ टू कवर हिज मोबाइल बिल। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 हिज एग्रीगेट मोबाइल बिल वाज 15,000 रुपीज। ओके, तो 1,000 रुपए महीने का इसको टेलीफोन अलाउंस मिल रहा है। टेलीफोन अलाउंस में कितना एग्जेम्प्ट होता है, एग्जेम्प्ट होता है टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहां पर 12,000 रुपए साल का टेलीफोन अलाउंस मिला, हर महीने 1,000 रुपए का अगर टेलीफोन अलाउंस मिल रहा है तो साल भर का टेलीफोन अलाउंस कितना, 12,000 रुपए का होगा। ठीक है, साल भर का जो टेलीफोन अलाउंस होगा वो तो 12,000 रुपए का होगा। अब 12,000 रुपए में से जितना खर्च किया उतना का एग्जेम्पशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसने तो 15,000 खर्च कर दिया, तो 12,000 में से अगर मान लो कम खर्च किया होता तो उतने का एग्जेम्पशन मिलता, बाकी टैक्सेबल होता। इससे तो पूरा का पूरा 12,000 खर्च कर दिया तो पूरा एग्जेम्पशन हो जाएगा, पूरा इसको एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, बल्कि 3,000 रुपए अपनी जेब से और खर्च किया इसने। कंपनी हैड परचेज्ड अ कार ऑन 1 जुलाई 2022 फॉर 10 लाख रुपीज। कंपनी ने गाड़ी खरीदी 1 जुलाई 2022 को 10 लाख रुपए की। दिस कार इज सोल्ड टू प्रभु ऑन 1 अगस्त 2024 फॉर 2,50,000 रुपीज। ठीक है, तो यहां पर अब कार बेच दी। ठीक है, दिस इज ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, दिस इज नॉट यूज ऑफ मूवेबल एसेट, दिस इज ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। तो ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट में परक्विजिट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट में परक्विजिट वैल्यू निकाली जाएगी, डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा 20% ऑन WDV मेथड। ठीक है, डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा एट 20% ऑन WDV मेथड फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ द ओनिंग ऑफ द कार बाय द कंपनी। तो कंपनी ने 1 जुलाई 2022 को गाड़ी खरीदी, तो 1 जुलाई 22 से 30 जून 23 और फिर 1 जुलाई 23 से 30 जून 24 दो कंप्लीटेड इयर्स हुए। उसके बाद 1 अगस्त को तो ये गाड़ी कंपनी को बेच दी, गाड़ी कंपनी ने एम्प्लॉय को बेच दी। ठीक है, तो 2 साल का हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे, किस रेट से, 20% एट द रेट ऑफ WDV मेथड। ठीक है, एज पर WDV मेथड 20%। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर क्यों PGBP में तो डेप्रिसिएशन 15% के रेट से लगता है, वो PGBP है। ठीक है, ये सैलरीज है। यहां पर सैलरीज में जब हम लोग ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स के लिए परक्विजिट वैल्यू निकालते हैं, यहां पर सैलरीज में जब हम ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स के लिए परक्विजिट वैल्यू निकालते हैं तो कार के केस में 20% के रेट से WDV मेथड से हम लोगों को डेप्रिसिएशन निकाल के WDV निकालनी होती है। फिर उस WDV में से हम लोग देखते हैं, माइनस करते हैं जितना अमाउंट एम्प्लॉई से रिकवर किया गया, तो एम्प्लॉई से 2.5 लाख रुपए रिकवर किया गया, जो भी बचेगा वो परक्विजिट वैल्यू हो जाएगी। डन। He was allowed to use the video camera and laptop belonging to the company from 1 April 2024. ठीक है, तो ये यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हुआ यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स। तो एक तो वीडियो कैमरा यूज करने के लिए दिया, ठीक है, और एक लैपटॉप यूज करने के लिए दिया। तो देखो लैपटॉप जब यूज करने के लिए देते हैं तो ये तो टैक्स फ्री परक्विजिट होती है, क्योंकि लैपटॉप मोस्टली काम के लिए होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था अपनी रेगुलर क्लासेस में। ठीक है, कि यूज ऑफ लैपटॉप तो हमेशा एक टैक्स फ्री परक्विजिट होती है। हाँ, वीडियो कैमरा का जो यूज है, जो वीडियो कैमरा का यूज है उसके बारे में देखा जा सकता है। अगर वीडियो कैमरा रेंटेड बाय द एम्प्लॉयर है तो परक्विजिट वैल्यू विल बी द हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर। लेकिन अगर वीडियो कैमरा ओन्ड बाय द कंपनी है तो फिर द परक्विजिट वैल्यू विल बी 10% ऑफ द कॉस्ट। तो द कंपनी हैड परचेज्ड दीज एसेट्स फॉर 50,000 एंड 2 लाख रुपीस रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2022। ठीक है, तो वीडियो कैमरा 50,000 रुपए में परचेज किया था, तो 5,000 रुपए विल बी द टैक्सेबल परक्विजिट। ठीक है, 5,000 रुपए विल बी द टैक्सेबल परक्विजिट। डन, सिंपल है।
कंप्यूट द टैक्सेबल सैलरी ऑफ प्रभु अज्यूमिंग ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको ये दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं। ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं, ठीक है। ये क्यों कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं मैं आपको बताता हूं। जो रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है उससे रिलेटेड एक अमेंडमेंट आया फ्रॉम द प्रीवियस ईयर 23-24। बहुत ध्यान से सुनना, जो रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन वाली चीज है उससे रिलेटेड एक अमेंडमेंट आया था फ्रॉम द प्रीवियस ईयर 23-24, और वहां पर यह बोला गया था कि अगर किसी भी एम्प्लॉई को प्रीवियस ईयर 23-24 में रहने के लिए मकान दिया जाता है, बहुत ध्यान से सुनना, किसी भी एम्प्लॉई को अगर प्रीवियस ईयर 23-24 में मकान रहने के लिए दिया जाता है एंड वो एम्प्लॉय सेम मकान में रहना कंटिन्यू करता है इन द प्रीवियस ईयर 24-25, 25-26, 26-27 एंड सो ऑन, तो किसी भी साल की जब आप परक्विजिट वैल्यू निकालोगे रेंट फ्री अकोमोडेशन की, तो दैट हैज टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू द इंडेक्स्ड वैल्यू ऑफ द परक्विजिट वैल्यू टेकिंग इन कंसिडरेशन द वैल्यू ऑफ द प्रीवियस ईयर 23-24। सर ये तो नहीं आया समझ में, ये तो नहीं आया समझ में। मतलब अगर प्रीवियस ईयर 23-24 की परक्विजिट वैल्यू लेट्स से 50,000 रुपीज आई, डन। प्रीवियस ईयर 23-24 की परक्विजिट वैल्यू रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की या रेंट फ्री अकोमोडेशन की परक्विजिट वैल्यू लेट्स से 50,000 रुपीज आई। आप प्रीवियस ईयर 23-24 में भी उस अकोमोडेशन में रह रहे थे। अब आप प्रीवियस ईयर 24-25 में भी आए, आपने 24-25 में भी उस अकोमोडेशन में रहना शुरू किया। 24-25 में आपकी रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू निकाली जाएगी, 10% ऑफ द सैलरी प्लस फर्नीचर व्हाटएवर, ठीक है। आपकी सैलरी के बेसिस पर परक्विजिट वैल्यू निकाली जाएगी। ये आई लेट्स से 1 लाख रुपीस। ये क्या आई? ये आई लेट्स से 1 लाख रुपीस। ध्यान से सुनते रहना। प्रीवियस ईयर 23-24 की परक्विजिट वैल्यू कितनी हम लोगों ने अज्यूम की थी? 50,000। प्रीवियस ईयर 24-25 की हम लोगों ने कितनी अज्यूम की? 1 लाख रुपीस। बट द 1 लाख रुपीस विल हैव टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू द इंडेक्स्ड वैल्यू ऑफ द परक्विजिट। इंडेक्स्ड वैल्यू कैसे निकलेंगी? प्रीवियस ईयर 23-24 की मैंने कितनी मानी? प्रीवियस ईयर 23-24 की मैंने मानी 50,000 रुपीज, ये आई। और प्रीवियस ईयर 24-25 की मैंने कितनी मानी? मैंने माना कि सपोज 1 लाख रुपीज आई। अब 50,000 का अगर मैं इंडेक्स्ड वैल्यू निकालूं तो देखो प्रीवियस ईयर 23-24 में इंडेक्स नंबर कितना था? 348। तो जब इंडेक्स नंबर 348 था तो वैल्यू 50,000 थी। अब 24-25 में इंडेक्स हो गया 363। तो जब इंडेक्स 363 हो गया तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 363 इंटू 50,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 348। 363 इंटू 50,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 348। 363 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाई 348, ये आया 52,155। ये आया 52,155। तो इवन दो प्रीवियस ईयर 24-25 में 1 लाख रुपए की वैल्यू निकल कर आई एज पर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ कि 10% ऑफ द सैलरी, मैं अज्यूम कर रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो इवन दो 24-25 में ये वाली वैल्यू निकल कर आई, बट दिस विल हैव टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू 52,155 ओनली। मतलब टैक्स कितना लगेगा? 24-25 में आपकी वैल्यू 52,155 ही मानी जाएगी। 24-25 में 52,155 ही मानी जाएगी। ये एक अमेंडमेंट आया हुआ है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर 23-24, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दूंगा, प्रॉपरली मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक। सितंबर 2025 वाले पेपर में आप यहां पर देखो, क्या इस एम्प्लॉई ने, प्रभु ने अकोमोडेशन 23-24 में अक्वायर की? क्या 23-24 में प्रभु ने अकोमोडेशन अक्वायर की हुई थी? नहीं। प्रभु ने अकोमोडेशन अक्वायर कब से करना शुरू किया? प्रभु ने अकोमोडेशन को अक्वायर किया फ्रॉम 1 दिसंबर 2024। तो क्या हमें ये इंडेक्सेशन लगाकर रेस्ट्रिक्शन लगाना होगा? नो। कंपनी ने ये प्रॉपर्टी 23-24 में खरीदी 2 करोड़ रुपए से, उससे हमें क्या? उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये क्योंकि एक चेंज आया था, और आई थिंक जनवरी 25 वाली आरटीपी में, नॉट जनवरी 26, जनवरी 25 वाली आरटीपी में एक क्वेश्चन था जिसमें ये वाले एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। तो इंस्टीट्यूट ने ये वाला क्वेश्चन दे दिया
और यहां पर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दे दिया। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको डराने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सारे के सारे प्रोविजंस भी अच्छे से पता हो और आप क्वेश्चंस की इतने अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ कि आपको पता हो कि कौन सा प्रोविजन कब कैसे आ सकता है, किस फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। डन। अब आओ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद बेसिक सैलरी 80,000 रुपीज पर मंथ। विल स्टार्ट विद बेसिक सैलरी, ठीक है। और उसके बाद जिस सीक्वेंस में चीजें दी हुई हैं उस सीक्वेंस में हम लोग करेंगे। तो 80,000 इंटू 12, 9,60,000 रुपीज, ठीक है, 9,60,000 रुपीज। अब उसके बाद ठीक है, 9,60,000 रुपीज। उसके बाद क्या दिया हुआ है, रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन दिया हुआ है। तो मैंने यहां पर लिख लिया है परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, लेकिन मैं इसको कैलकुलेट करूंगा बाद में, ठीक है। मैंने यहां पर लिख लिया है परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, लेकिन मैं इसको कैलकुलेट करूंगा बाद में। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए 10% ऑफ द सैलरी। सैलरी में क्या क्या आएगा, यहां पर तो सैलरी में सभी कुछ आ जाता है ना, बेसिक सैलरी, डीए, बोनस, सारे के सारे मॉनेटरी वैल्यू, सारे टैक्सेबल अलाउंसेस, सब कुछ आ जाता है ना। अदर देन परक्विजिट्स सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। और रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं आते, तो ये सारी चीजें मुझे देखनी पड़ेगी। तो परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन मैंने लिख यहां पर जरूर लिया है, लेकिन मैं इसको कैलकुलेट एकदम लास्ट में करूंगा, एकदम लास्ट में, ठीक है। तो इसके लिए नोट भी, नोट नंबर अभी तो मैं क्योंकि सॉल्व कर चुका हूं, देखो नोट नंबर 3 लिखा है, नोट नंबर 1 नहीं लिखा है, क्योंकि पहले बाकी पूरा क्वेश्चन हो जाए ना, तो बाकी क्वेश्चन करते करते समझ में आएगा ठीक है हमारे पास 2 ही नोट्स हैं, तो आखिरी नोट मेरा परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन का होगा ऑलवेज, ठीक। चलो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, लिख लिया जिससे मिस ना हो। मोबाइल फोन फॉर हिज पर्सनल यूज ऑन 1 अप्रैल 2024, ठीक है। मोबाइल फोन फॉर पर्सनल यूज ऑन 1 अप्रैल 2024। तो परक्विजिट ऑफ मोबाइल फोन जो है वो तो आपकी टैक्स फ्री होती है, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ द मोबाइल फोन वाज 90,000 रुपीज, इससे कोई मतलब हमारे पास है नहीं। उसके बाद द कंपनी आल्सो गिव्स हिम अ टेलीफोन अलाउंस अमाउंटिंग टू 1,000 रुपीज पर मंथ टू कवर हिज मोबाइल फोन बिल। तो जो टेलीफोन अलाउंस है वो भी हमारी एकदम कुछ भी नहीं होती, तो उसका भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि टेलीफोन अलाउंस के बारे में हम लोगों ने बात की ना, टेलीफोन अलाउंस के बारे में हम लोगों ने बात की कि साल भर के 12,000 के अलाउंस है, 15,000 रुपए खर्चा कर दिया, तो टैक्सेबल अलाउंस कोई है नहीं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट, company had purchased a car on 1st July 2022 for 10 lakh rupees. This car is sold to Prabhu on 1st August 24 for 2,50,000 rupees. तो cost of the car, अब हम यहाँ पर perquisite value on sale of car निकालेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द कार हमारे पास आई है 10 लाख रुपए, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द कार हमारे पास 10 लाख रुपए आई है, इसका 20% निकालेंगे फ्रॉम 1 जुलाई 22 टू 30 जून 23, तो 20% आएगा 2 लाख रुपए। ये हमारे पास WDV आ जाएगी 8 लाख रुपए। फिर 1 जुलाई 23 से 30 जून 24 हम 20% निकालेंगे 8 लाख रुपए का, तो 1,60,000 रुपए, 1,60,000 रुपए ये आ जाता है। तो ये कितना आ जाएगा 7, तो 6,40,000 रुपीज, 6,40,000 रुपीज ये आ जाता है, ठीक है। उसके बाद 1 अगस्त को ये बेचा सर, तो 1 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक मतलब 1 महीने का डेप्रिसिएशन और नहीं निकालेंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये हमेशा फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ही निकाला जाता है। तो ये WDV आ गई ऑन द डेट ऑफ सेल, और कितने में बेचा? 2,50,000 रुपीज में एम्प्लॉय को बेचा, तो एम्प्लॉय को 2,50,000 रुपीज में बेचा, तो 640 माइनस 250, 6,40,000 माइनस 2,50,000, ये आता है 3,90,000 रुपीज। 3,90,000 रुपीज इज द परक्विजिट वैल्यू, ठीक है। 3,90,000 रुपीज इज द परक्विजिट वैल्यू। डन। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ही वॉज अलाउड टू टेक द वीडियो कैमरा एंड लैपटॉप। तो वीडियो कैमरा के बारे में हमने बात की 5,000 रुपीज, ठीक है, और लैपटॉप पे कुछ भी नहीं। तो परक्विजिट वैल्यू यूज ऑफ लैपटॉप ये कुछ नहीं है, और ये हमारे पास 5,000 है, ठीक है। तो 5,000 की ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अब हम लोग रेंट फ्री अकोमोडेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए आओ देखो यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, देखो कि when a rent free accommodation is provided by the employer to the employee and the accommodation is owned by the employer, the value of the perquisite is 10% of the salary in case of cities where the population exceeds 40 lakh rupees. In the present case, the accommodation is provided in Mumbai, so it's safe to assume that Mumbai's population exceeds 40 lakhs. Hence, the value of perquisite will be 10% of the salary. Mr. Prabhu has occupied the occupation from 1st December 24. Therefore, the value of rent-free accommodation will be calculated for 4 months only. ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग देखेंगे, तो व्हाट इज द बेसिक पे? द बेसिक पे इज 9,60,000 रुपीज। द बेसिक पे इज 9,60,000 रुपीज। डियरनेस अलाउंस हमारे पास कुछ है नहीं, टैक्सेबल अलाउंसेस भी हमारे पास कुछ नहीं है, परक्विजिट्स को हम लोग एनीवे लेते नहीं है।
तो अब हमारे पास सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन परक्विजिट कितनी आ गई? ये आ गई 9,60,000 रुपीज। ठीक है, और अब इसका 10% लेंगे 4 महीनों के लिए, तो 9,60,000 का 10% 4 महीनों के लिए ये आ जाता है 32,000 रुपीज। ये कितना आता है? ये आता है हमारे पास 32,000 रुपीज। तो रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की जो वैल्यू निकल कर आई है वो आई है 32,000 रुपीज। वो आ गई है 32,000 रुपीज। ठीक है, वो हमारे पास आ गई है 32,000 रुपीज। तो 9,60,000 प्लस 32,000 प्लस 3,90,000 प्लस 5,000, ये कितना आता है? ये आ जाता है 13,87,000। ठीक है, दिस इज 13,87,000। और क्योंकि ओल्ड स्कीम में है, ओल्ड स्कीम में है ना, हाँ, ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, तो ओल्ड स्कीम में है तो 50,000 रुपए का डिडक्शन भी मिल जाएगा एंड 13,37,000 विल बी योर टैक्सेबल सैलरी। 13,37,000 रुपीज विल बी योर टैक्सेबल सैलरी। क्या ये बात आप सबको समझ में आ गई है? बोलो निष्ठेन निष्ठेन निश निष्ठेन, बोलो निष्ठेन निष्ठेन निश निष्ठेन, निष्ठेन निष्ठेन निश निष्ठेन, बोलो निष्ठेन निष्ठेन निश निष्ठेन। आया ये? आया सब लोगों को समझ में आया? सर जब सिर्फ टेलीफोन अलाउंस का अमाउंट दे रखा होता है तब क्या करते? अगर मान लो ये नहीं दिया हुआ होता कि कितना खर्च किया तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल मान लेते। ठीक है, टेलीफोन अलाउंस आपका टैक्सेबल होता है बट ओनली टू दी, मतलब टेलीफोन अलाउंस आपका टैक्सेबल होता है, एग्जेम्पशन आपको मिलता है टू दी एक्सटेंट ऑफ दिस थिंग, टू दी एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। वाइब तो इसी में है, हाँ जी, है ना, वाइब तो इसी में है। सबको समझ में आ गया? बोलो निष्ठेन निष्ठेन निश निष्ठेन, बोलो निष्ठेन निष्ठेन निश निष्ठेन, निष्ठेन निष्ठेन निश निष्ठेन, बोलो निष्ठेन निष्ठेन निश निष्ठेन। ठीक है, डन। सर इफ 12 के पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ होता तो सैलरी में ऐड होता ना? हाँ वही तो बता रहा हूं मैं। अगर 12 के पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ होता, मान लो 12 के में से सिर्फ 8 के यूटिलाइज हुआ होता, तो बचा हुआ 4 के वो सैलरी में ऐड हो जाता। ठीक है, और वो जब सैलरी में ऐड होता तो वो टैक्सेबल अलाउंस हो जाता। तो जब हम लोग को रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए भी यहां पर सैलरी निकाल रहे होते हैं तो वो यहां पर टैक्सेबल अलाउंसेस में भी 4 के आता। ठीक है, यहां पर भी 4 के आता। डन। ठीक है, आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और अब देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरटीपी मे 2025। आरटीपी मे 25 वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें है वो, तो जो मैंने अभी आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन का परक्विजिट वाली वैल्यू बताई ना, जो मैंने आपको बताया कि 1 अप्रैल 2023 से एक अमेंडमेंट आया हुआ है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को यूज करके, तो वो यहां पर दिया हुआ है, वो आरटीपी मे 25 वाले क्वेश्चन में। तो आरटीपी मे 25 का क्वेश्चन तो बहुत ही तगड़ा वाला क्वेश्चन है। आओ इसको सॉल्व करते हैं, पूरे दिमाग के परखच्चे उड़ जाएंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी शानदार क्वेश्चन। लेट्स सी। मिस्टर कुणाल एजेड 27 years, ठीक है, मिस्टर कुणाल एजेड 27 years is an employee in a private company posted in Delhi. He is an employee in a private company posted in Delhi. He was appointed on 1st February 2023 in the scale of 60,000, 1,000, 70,000. ले ठीक है, अब यहां पर ग्रेडेड पे स्केल की भी बात आ गई। ठीक है, ग्रेडेड पे स्केल की बात आ गई। 1 फरवरी 23 तो 60,000, 1,000। तो एक काम करते हैं, पहले तो इसका पे ये सब निकालते हैं, सैलरी वगैरह निकालनी पड़ेगी ना इसकी। तो देखो 1 अप्रैल 22, 1 अप्रैल 23, 1 अप्रैल 24, 31 मार्च 25। इतनी सी हमारी जिंदगी है। ठीक है, अब 1 फरवरी 2023 कहां पर रहा होगा? 1 फरवरी 2023 रहा होगा यहां पर कहीं, 1 फरवरी 23। तो यहां कहीं पर रहा होगा 1 फरवरी 24 और यहां पर कहीं रहा होगा 1 फरवरी 25। ठीक है, स्केल क्या है? 60,000 पे स्टार्ट हुआ, फिर 1,000 बढ़ा, मतलब यहां से लेकर यहां तक इसकी जो सैलरी है, यहां से यहां तक जो इसकी सैलरी है वो है 60,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, फिर यहां से लेकर यहां तक की जो इसकी सैलरी है वो क्या है? 1,000 रुपए बढ़ेगा तो वो आ जाएगा 61,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, और उसके बाद यहां से लेकर आगे तक की जो सैलरी होगी वो होगी
62,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, टिल 1 फरवरी 2026 सैलरी हो जाएगी 62,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? हमारा प्रीवियस ईयर यहां से यहां तक है। ठीक है, हमारा प्रीवियस ईयर यहां से यहां तक है। तो 1 अप्रैल से 1 फरवरी तक की जो सैलरी है वो तो 61,000 रुपीज पर मंथ है, एंड 1 फरवरी से 31 मार्च तक की जो सैलरी है वो 62,000 रुपीज पर मंथ है। ठीक है, अब इससे ज्यादा विजुअल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इससे ज्यादा क्लियर विजुअल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि हमारे पास 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से सॉरी ये रहा 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये हमारा प्रीवियस ईयर है। हमने देख लिया भैया किस किस हिसाब से क्या क्या सैलरी आ रही है। तो 1 अप्रैल से 1 फरवरी तक 61,000 रुपीज पर मंथ, और फिर यहां से लेकर यहां तक 62,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, मतलब फरवरी और मार्च में 62,000, 10 महीनों के लिए 61,000। ठीक है, 10 महीनों के लिए 61,000, और फिर बचे हुए 2 महीनों के लिए 62,000। आई होप ये वाली बात एकदम सबको क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो यहां तो हमारा बेसिक पे निकल के आ जाएगा। He furnishes you the following information for the previous year 24-25. देखो, dearness allowance 25% of the basic salary, 60% of the DA forms part of retirement benefits. Bonus equal to 1 month salary paid in November 2024 and basic salary applicable for that month. तो नवंबर 2024 में कौन सी बेसिक सैलरी रही होगी? 62 या 63? सॉरी 61 या 62? क्या है? 61 या 62? तो नवंबर 2024 में तो 61 रही होगी। ठीक है, तो बोनस 61,000 रुपीज का मिलेगा। लीव एनकैशमेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 10,000 रुपीज। वीडियो को लाइक कर दो, मैं पानी पी लेता हूं। लीव एनकैशमेंट फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 10,000 रुपए। He also received a motor car on 1st December 2024. Cubic capacity of engine exceeds 1.6 liters along with a chauffeur for both official and personal purpose. The motor car is owned by his employer and all expenses are met by the employer. Owned by the employer, maintained by the employer, partly official, partly private purpose. ठीक है, तो यहां पर हम लोग परक्विजिट वैल्यू क्या निकालेंगे? यहां पर हमारी जो परक्विजिट वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? वो आएगी 2400 प्लस 900। ठीक है, वो हमारी परक्विजिट वैल्यू आ जाएगी 2400 प्लस 900। ठीक है, 2400 प्लस 900, क्योंकि बड़ी गाड़ी है। His employer granted him a loan of 2 lakh rupees on 1st June 2024, which is repayable in equal quarterly installments over 2 years starting from 1st October 2024. ठीक है, तो अब यहां पर लोन की भी बात आ गई। The State Bank of India lending rate for such loan is 9.5% per annum on 1st April 24, while the employer recovers interest at 5.5% per annum from the employee. ठीक, तो perquisite कितना हो गया? 4%. His employer gave him a rent-free accommodation fully furnished in Delhi from 1st April 2023. 23-24 में इसने हाउस को अक्वायर कर लिया, मतलब अक्वायर क्या किया? उसमें रहना शुरू कर दिया। अब अगर यही 23-24 वाला मकान ये आगे लेकर जाता है, अब अगर यही 23-24 वाला मकान ये 24-25 में लेकर जाता है, तो यहां इंडेक्सेशन लगेगा। द हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। Perquisite value of such furnished rent-free accommodation during the previous year 23-24 was valued at 92,000 rupees. ठीक है, तो फर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू कितनी आई? 92,000। अनफर्निश्ड नहीं, फर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू आई 92,000। तो अब इस साल भी फर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू हम निकालेंगे और उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे 92,000 इंटू 363 by 348. Further, the accommodation is continued to be provided by the employer to the employee in the previous year 24-25 also. बहुत ही बढ़िया। तो ये जो फर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन है उसकी वैल्यू हम लोगों को 24-25 वाली भी निकालनी है और फिर उसको हमें रेस्ट्रिक्ट करके चलना है। The furniture and appliances provided with the house were bought by the employer at an aggregate cost of 150 on 1st January 2023. Electricity and water bills of 5,000 rupees per month for the said house were paid by the employer. तो ये तो perquisite टैक्सेबल होंगी। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 23-24 का 348 है, 24-25 का 363 है। His colleagues gifted him a mobile phone worth 45,000 rupees from their own contribution on account of his marriage. शादी पर 45,000 रुपीज का गिफ्ट मिला। शादी पर वैसे भी एग्जेम्प्ट होता है, कुछ भी 56 to 10 नहीं लगता इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। और एनीवे मोबाइल फोन जो है, मोबाइल फोन तो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में भी नहीं आता। You are required to compute the income chargeable under the head salaries in the hands of Mr. Kunal for assessment year 25-26. ये एकदम ध्यान से सुनना, यहां पर क्वेश्चन में कौन सी इनकम निकालने के लिए बोला है? क्या टोटल इनकम निकालने के लिए बोला है? नहीं, यहां पर सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरीज निकालने के लिए बोला है। ठीक है, assuming that he wants to pay tax under the default tax regime under section 115 BSE.
तो ये न्यू स्कीम में टैक्स पे करना चाहता है, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपीज का लगेगा एंड दैट्स इट। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपीज का मिल जाएगा क्योंकि न्यू स्कीम में 75,000 रुपीज का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, तो दिस इज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, एकदम दिमाग खोलेगा, बहुत सारी परक्विजिट्स और बहुत सारी चीजें इसमें आ गई हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेसिक सैलरी के बारे में। हम लोग बेसिक सैलरी का पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। 61,000 इंटू 10 प्लस 62,000 इंटू 2। ठीक है, 61,000 इंटू 10 एम प्लस 62,000 इंटू 2 एम प्लस MRC 7,34,000। कितना आया? ये आया 7,34,000। ठीक है, उसके बाद डियरनेस अलाउंस है 25% ऑफ द बेसिक सैलरी, तो 25% ऑफ द बेसिक सैलरी 734 का 25% कितना आ गया? 1,83,500। 1,83,500। उसके बाद बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी पेड इन नवंबर 2024, तो नवंबर 2024 में सैलरी रही होगी 61,000 रुपीज, तो बोनस भी कितने का मिलेगा? बोनस मिलेगा 61,000 रुपीज का। उसके बाद देखो लीव एनकैशमेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 10,000 रुपए। क्या ये रिटायरमेंट के बाद मिला है लीव एनकैशमेंट? नहीं, ये अभी भी सर्विस में है। तो लीव एनकैशमेंट अगर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो वो पूरा टैक्सेबल हो जाता है। 10,000 रुपीज पूरा का पूरा हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। फिर ही ऑल्सो रिसीव्ड अ मोटर कार ऑन 1 दिसंबर 2024, तो 2400 प्लस 900, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया। ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर है, पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट पर्पसेस के लिए दिया है। 1.6 सीसी से ज्यादा की कैपेसिटी है, तो बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट पर्पसेस, शोफर भी दिया हुआ है, तो 2400 प्लस 900 यानी 3,300 रुपीज इंटू 12। ठीक है, 2400 प्लस 900, 2400 प्लस 900 ये आ गया इंटू 12, ये हो गया 39,600 रुपीज। ठीक है, 39,600 रुपीज, राइट। ऑलराइट, लेकिन ये गाड़ी इसको 1 दिसंबर को दी हुई है, 1 दिसंबर को दी हुई है, तो 4 महीनों के लिए ही आएगा, पूरे 12 महीनों के लिए नहीं आएगा। 3300 इंटू 4 ये आ गया 13,200 रुपीज। ठीक है, दिस इज 13,200 रुपीज। फिर आगे देखो, His employer granted him a loan of 2 lakh rupees on 1st June 2024. ठीक है, his employer granted him a loan of 2 lakh rupees on 1st June 2024, which is repayable in equal quarterly installments over 2 years starting from 1st October 2024. Quarterly installments में आपको पे करना है। अगर क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में आपको पे करना है 2 साल के लिए, ठीक है, तो 2 साल में कितने क्वार्टर्स हो गए? एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 2 साल में 8 क्वार्टर्स होंगे, 2 साल में 8 क्वार्टर्स होंगे। तो 2 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 8, 2 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 8, हर क्वार्टर में मुझे 25,000 रुपए रीपे करने होंगे। यस, हर क्वार्टर में मुझे 25,000 रुपयों को रीपे करना होगा, हर क्वार्टर में। तो पहला कब मैं रीपेमेंट करूंगा? पहला रीपेमेंट मैं करूंगा 1 अक्टूबर 2024 को, 1 अक्टूबर 2024 को मैं 25,000 रुपए रीपे करूंगा। ठीक है, एनीवे, जब भी लोन आपको दिया जाता है और लोन का रीपेमेंट भी होता है, तो लोन के लिए जब आप परक्विजिट वैल्यू निकालते हो तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप मंथ बेसिस पर परक्विजिट निकालो, हर मंथ की परक्विजिट वैल्यू आप निकालो। ठीक है, तो वही हम लोग यहां पर भी करेंगे। एसबीआई का जो लेंडिंग रेट है वो 9.5% पर आनम है एज ऑन 1 अप्रैल 2024, और कंपनी इंप्लॉई से कितना चार्ज कर रही है? 5.5% पर आनम चार्ज कर रही है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे परक्विजिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, और इसके लिए मैंने नोट बनाया हुआ है। तो नोट 4 पे हम लोग आ जाते हैं और यहां पर मैं परक्विजिट वैल्यू आपको निकालकर दिखाता हूं। ठीक है, तो देखो जून 2024 में लोन मिल गया, राइट, 1 जून 2024 को, तो 30 जून 2024, 30 जून 2024 को कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है? पूरा 2 लाख रुपए का, क्योंकि पहला 25,000 रुपए का रीपेमेंट आप कब करोगे? पहला 25,000 रुपए का रीपेमेंट आप 1 अक्टूबर को करोगे, राइट। तो 30 जून 2024 को तो पूरा का पूरा 2 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है। 30 जून 2024 को पूरा 2 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, 30 जून को पूरा 2 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है। परक्विजिट वैल्यू के लिए इंटरेस्ट रेट क्या आएगा? 9.5 माइनस 5.5 यानी 4%। तो 2 लाख का 4% एक महीने के लिए हम पर मंथ बेसिस पर निकालते हैं, एक महीने के लिए 667 रुपीज।
ऑलवेज जब भी आपको साल के बीच बीच में रीपेमेंट करना हो, देखो अगर कुछ नहीं दिया रीपेमेंट के बारे में तब तो आप पूरे साल का निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब भी आपको साल भर के बीच में रीपेमेंट के बारे में चीजें दी हुई हो तो आप हमेशा इस तरह से ही निकालोगे। ठीक है, आप हमेशा उसको इस तरह से निकाल के चलोगे। तो 667 रुपीज ये आपका आया। डन। उसके बाद जून के बाद आता है जुलाई। पूरे जुलाई में भी 2 लाख रुपीज आउटस्टैंडिंग था। 31 जुलाई को 2 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है। 31 जुलाई को 2 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है। इस 2 लाख रुपए पर एक महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं। 4% 1/12 कितना आया? 667। ठीक है, जून जुलाई हो गया। उसके बाद अगस्त में भी पूरा 2 लाख रुपए पेंडिंग है, यही आएगा एक महीने का 667। और सितंबर एंड में भी पूरा का पूरा 2 लाख रुपए पेंडिंग है, आएगा 667। अब 1 अक्टूबर को 25,000 रुपए दिए, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स देनी है 2 साल में, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर। ठीक है, तो 2 लाख, तो 25,000 रुपए आपने कब दिए? 25,000 रुपए आपने दिए 1 अक्टूबर को। तो 31 अक्टूबर को, अक्टूबर के लास्ट डे पर कितना रहेगा? 2 लाख माइनस 25,000 यानी 1,75,000। 1,75,000। तो अब 1,75,000 रुपीज पर आप निकालो। कितना? 583। यह आया 583। अच्छा, अब आगे और सुनो। पहला पेमेंट तो कर दिया 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नेक्स्ट 25,000 का पेमेंट आप कब करोगे? 1 जनवरी को। ठीक है, 1 अक्टूबर को पेमेंट कर दिया, पूरा अक्टूबर निकल गया, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, एक क्वार्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट 25,000 का पेमेंट आप कब करोगे? 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी को आप करोगे तो नवंबर में भी 175 रहेगा, दिसंबर में भी 175 रहेगा। 1 जनवरी को आपने पेमेंट किया और 25,000 का, तो जनवरी के आखिरी दिन में हमारे पास बैलेंस आया 1,50,000 रुपीज। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर 1 अप्रैल को आप पेमेंट करोगे। तो ठीक है, अब वो अगले साल चला जाएगा। ठीक, अब यहां पर भी आ जाएगा 583, यहां पर भी आ जाएगा 583। अब 150 पर आप निकालो 4%, 500, 500, 500 कितना है? 667 इंटू 4 m प्लस 583 इंटू 3 m प्लस और 500 इंटू 3 m प्लस, ये आ गया 5917। 5917। ठीक है, 5917 ये हमारी वैल्यू आ गई 5917। ठीक है, परक्विजिट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन 5917 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, परक्विजिट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन 5917 आ गया। अच्छा, उसके बाद लोन हो गया। हिज एम्प्लॉयर गेव हिम अ रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन मैंने यहां पर लिख लिया, रेंट फ्री अकोमोडेशन मैंने यहां पर लिख लिया, मैं इसको करूंगा बाद में। ठीक है, अच्छा, रेंट फ्री अकोमोडेशन ये हो गया, मैं बाद में करूंगा। उसके बाद फर्नीचर एंड अप्लायंसेस ये हो गया। उसके बाद अब आप ये देखो, फर्नीचर एंड अप्लायंसेस के बारे में भी हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, वैसे तो रेंट फ्री अकोमोडेशन के बारे में हम लोग लिख लेंगे, फर्नीचर एंड अप्लायंसेस के बारे में तो हम लिख ही सकते हैं, क्योंकि रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन वाली बात आ गई। अब इसमें फर्नीचर की वैल्यू हम लोग ऐड कर देंगे। तो फर्नीचर देखो कब खरीदा हुआ है, 1.5 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा था 1 जनवरी 2023 को। तो कब खरीदा था उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन अगर फर्नीचर ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर विल बी द परक्विजिट वैल्यू इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, तो 10% ऑफ 1,50,000 रुपीज 15,000 रुपए। तो यहां पर फर्नीचर के लिए मैं कर देता हूं 15,000 रुपए, फर्नीचर के लिए मैंने कर दिया 15,000 रुपए। ठीक है, अब रेंट फ्री अकोमोडेशन की जो भी वैल्यू आएगी वो हम लोग यहां पर लिख देंगे, रेस्ट्रिक्टेड टू हम लोग ये कर देंगे, तो वो हमारे पास यहां पर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स ऑफ 5,000 रुपीज पर मंथ, तो ये 60,000 रुपीज ये भी आपकी परक्विजिट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये भी आपकी परक्विजिट वैल्यू आ जाएगी, राइट। उसके बाद जो मोबाइल फोन वाली बात है, मोबाइल फोन ये तो आपको वैसे भी इनकम फ्रॉम सैलरीज में तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, ये वैसे एनी केस ये इनकम फ्रॉम सैलरीज में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, अब आओ हम लोग बात करते हैं वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन के बारे में। रेंट फ्री अकोमोडेशन इसको दिल्ली में मिली हुई है, रेंट फ्री अकोमोडेशन इसको दिल्ली में मिली हुई है। दिल्ली में भी हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि 40 लाख से ऊपर की 40 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है, और अगर 40 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है तो यहां पर भी सैलरी का 10% विल बी द वैल्यू ऑफ द अनफर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन, राइट। यस,
द हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, ये भी हमारे पास एकदम क्लियर है, हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है ना। मैं यही देख रहा था कि हाउस रेंटेड बाय द एम्प्लॉयर है या ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है, तो ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर हमारे पास आ गया। डन। अब इसके लिए रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए हम लोगों को सैलरी निकालनी पड़ेगी, तो सैलरी निकालते हैं, ठीक है। रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए हम लोगों को सैलरी निकालनी होगी, तो आओ हम लोग यहां पर सैलरी निकालते हैं। तो सैलरी में क्या क्या चीजें आएंगी, सैलरी में हमारे पास बेसिक आ जाएगा, देखो सैलरी में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आएंगी, क्या बेसिक पे आएगा, बिल्कुल आएगा। डीए इन टर्म्स आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या ये वाला बोनस आएगा, बिल्कुल ये वाला बोनस आएगा। उसके बाद क्या ये वाला लीव एनकैशमेंट आएगा, बिल्कुल ये वाला लीव एनकैशमेंट आएगा। जितना भी मॉनेटरी बेनिफिट मिला है अदर देन परक्विजिट्स, वो सब कुछ आएगा, और टैक्सेबल अलाउंसेस अगर कुछ है तो वो आ जाएंगे। तो लीव एनकैशमेंट आ जाएगा। अच्छा, मोटर कार तो परक्विजिट है, ये नहीं आएगी, ये भी परक्विजिट है, ये भी नहीं आएगी, दैट्स इट, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स हैं ये रीइंबर्स कर दे रहा है, तो ये भी परक्विजिट, अलाउंस तो है नहीं, ठीक है, ये परक्विजिट है। तो परक्विजिट्स को छोड़कर बाकी सारी चीजें आ जाती हैं। तो अब आओ इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो बेसिक सैलरी लिखेंगे, तो व्हाट इज द बेसिक सैलरी, 7,34,000, बेसिक सैलरी हो जाएगी 7,34,000, ठीक है। बेसिक सैलरी 7,34,000। उसके बाद डीए इन टर्म्स, डीए हमारा कितना इन टर्म्स है, 60% था शायद, हाँ 60% डीए इन टर्म्स है, तो 183,500 का 60%, 183,500 का 60% कितना आता है, 110,100, 1,10,100। उसके बाद नेक्स्ट 61,000 रुपीज का बोनस, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 10,000 रुपए का लीव एनकैशमेंट, और कुछ नहीं आएगा। ये हमारे पास सैलरी आ जाएगी। तो 7,34,000 प्लस 110,100 प्लस 61,000 प्लस 10,000 कितना आया ये, 915,100, 9,15,100 रुपीज, ठीक है। इसका 10% अगर हम लोग देखते हैं तो ये आएगा 91,510। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, ठीक है। ये अनफर्निश्ड अकोमोडेशन वाली चीज आ गई। तो 91,510 ये अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है, 91,510 दिस इज अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। इसमें हम लोग फर्नीचर की वैल्यू जब ऐड करेंगे तो हमारे पास रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 95,510 प्लस 15,000, तो ये आ जाएगी 1,06,510, ये आ जाएगी 1,06,510। लेकिन पिछले साल की फर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू कितनी आई थी, ये देखो, the perquisite value of such furnished rent-free accommodation, such furnished rent-free accommodation during the previous year 23-24 was valued at 92,000। तो 92,000 23-24 में थी। 23-24 जब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 348 था, ठीक है। तो अगर 348 था तो कितनी वैल्यू थी, 92,000। अभी 363 है, तो कितनी होनी चाहिए, 363 इंटू 92,000 डिवाइडेड बाई 348, 363 इंटू 92,000 अपॉन 348, 363 इंटू 92,000, 363 इंटू 92,000 डिवाइडेड बाई 348 कितना आता है, ये आता है 95,966, 95,966, ठीक है। तो मतलब दिस विल हैव टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू 95,966, तो 95,966। तो इवन दो आपकी वैल्यू आई है 106,510, लेकिन दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 95,966, ठीक है। दैट्स इट। ये आपकी अब ग्रॉस सैलरी आ जाएगी 7,34,000 प्लस 183,500 प्लस 61,000 प्लस 10,000 प्लस 13,200 प्लस 5,917 प्लस 95,966 प्लस 60,000 कितना आ गया, 11,63,583। 75,000 रुपीज का हम लोग डिडक्शन दे देंगे और ये आ जाएगा 10,88,583, ठीक है। हम राउंड ऑफ क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि राउंड ऑफ हम लोग फाइनल उस पे करते हैं, जब टोटल इनकम निकालनी होती है ना, ग्रॉस टोटल इनकम, तब हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। ऐसे हेड बाय हेड हम लोग राउंड ऑफ नहीं करते, ठीक है। ऐसे हेड बाय हेड हम लोग राउंड ऑफ नहीं करते हैं। तो आई होप ये वाली चीज आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। यस, गिव मी अ बिग बिग बूम इन द चैट बॉक्स एवरीवन, गिव मी अ बिग बिग बूम इन द चैट बॉक्स एवरीवन। डन हो गया,
ठीक है, 40 लाख से नीचे पॉपुलेशन होता है तो कितना परसेंटेज लिया जाता है सैलरी का? रितिका, वो आप सैलरी का रिवीजन लेक्चर जब देखोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, बस मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी हो गया। ठीक है, हम लोग 1.5 घंटे से बैठे हुए हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग अपने आप से कर लेना। ट्रस्ट मी, सॉल्यूशंस बहुत कायदे से दिए हुए हैं, मेरे वाले ही सॉल्यूशंस पढ़ना, सजेस्टेड आंसर्स वगैरह मत देखना, क्योंकि सजेस्टेड आंसर्स की लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। जो मैं अपने आप से सॉल्यूशंस बनाकर लिखता हूं तो उसमें थोड़ा सा मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करके लिख देता हूं नोट्स को। ठीक है, तो आपको पढ़ के समझ में आ जाती हैं चीजें, राइट। तो बाकी के क्वेश्चंस आप लोग अपने आप से कर लेना। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप लोग मोर पर क्लिक करोगे तो यहां पर आप लोगों को यूजफुल लिंक्स के अंदर जो पहला लिंक दिखाई देगा, इस पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला कोर्स ओपन हो जाएगा। दिस इज एब्सोल्युटली अ फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स, जिसमें सब कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें आपको सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाएंगी। कोई भी चैप्टर आप उठाओगे तो उसकी रिवीजन वीडियो, समरी नोट्स, क्वेश्चन डिस्कशन वीडियो और उसके ये सेलेक्टेड आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू क्वेश्चंस की पीडीएफ्स। ठीक है, तो कोई भी आप चैप्टर उठाओगे तो आपको उसके ये सारी चीजें मिल जाएंगी, तो इसको आप लोग डेफिनेटली देख लेना एंड इसको आप लोग डेफिनेटली एनरोल कर लेना और उसको शेयर करना सबके साथ। और मैं आपको बाकी चीजें भी दिखा देता हूं। व्हाट्सएप कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो, इनकम टैक्स की बुक आप यहां से परचेस कर सकते हो, जीएसटी की बुक आप यहां से परचेस कर सकते हो। देन टैक्स कोर्स फॉर May 26 हम लोगों का जो स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही अमेजिंग चल रहा है ये वाला कोर्स। ठीक है, तो आप अपने जो भी आपके दोस्त वगैरह अगर कोई हैं जो May 26, September 26 या January 27 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको ये भी दिखा सकते हो और उनको बता सकते हो कि दिस टैक्सेशन कोर्स इज गोइंग ऑन अमेजिंगली वेल, बहुत मजा आ रहा है इसमें। ठीक है, एंड दैट्स इट। आप लोग बस फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हो तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मेरा और मन करता है कि मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करूं। एंड दैट्स इट, दैट्स जस्ट अ स्मॉल हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय बाय।